नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे थोड़ा अपने जो हम जिस टॉपिक पर रोज बात करते हैं उससे थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। तो हम जैसा रोज शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो आज हम शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाला जो बड़ा टॉपिक है, जैसे कि युद्ध और बहुत सारी चीजें, उसके बारे में बात करेंगे। जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो संजीव जी से आज उसके बारे में बात करेंगे कि ईरान और इजराइल में कहने को तो सीज फायर हो गया है, पर क्या सीज फायर में पूर्णतः लागू हुआ है या जो है अभी भी लड़ाई बरकरार है। तो संजीव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप थोड़ा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं मौखिक तौर पे तो सीज फायर हो गया है जी। और सीज फायर क्या था, सीज फायर अमेरिका की जरूरत बन गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर ईरान की वजह से तरफ से नहीं हुआ है, सीज फायर इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है। ये जो दोनों देश हैं जो कट्टर आपस में एक दूसरे दुश्मन हैं, इनकी तरफ से आप देखोगे तो कहीं से सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर हुआ है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से। इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किरकिरी किसी की हुई है तो वो हुई है अमेरिका की। अच्छा, सीज फायर के नाम पे जो तीखी जुबानी जंग चल रही है, ट्रम्प अपना क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने एक मतलब सरपंच की तरह एक ट्वीट करा था उन्होंने अपना। बिल्कुल सही बात है। अब से सीज फायर लागू हो गया। वो ट्वीट हम अपना इसमें भी जोड़ देंगे वीडियो में अपनी। एक्चुअली क्या है, वो उन्होंने ट्वीट किया और आपने देखा जब सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, उसके बाद भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद फिर ट्रंप का दोबारा बयान आया, उन्होंने दोबारा शायद नेतान्याहू से बात करी कि मेरे कहने के बाद भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो शायद जो भी समझाया, जो भी परिस्थिति उन्होंने उन्हें समझाई या जो उनसे समझी है, उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा कहा कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की सहमति है, वो है अमेरिका। तो संजीव जी, हम सीज फायर की जो बात कर लेते हैं, सीज फायर 3 देशों में से किसकी जरूरत थी? मुझे लगता है सबसे जरूरत जो थी वो इस समय अमेरिका की थी। मतलब सीज फायर क्यों करना पड़ा? दो इजराइल और ईरान अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, सुपर रिच अपनी कंट्री है वो, और पावरफुल है, हथियार उनके एक से एक उन्नत है, और ईरान के पास परमाणु हथियार भी नहीं है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें सीज फायर करना पड़ा? देखिए, दो चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको डीपली। एक तो आप ये मान के चले, अमेरिका जो है वो बिजनेस मोड देश है, ठीक है। उसको किसी की संप्रभुता से या किसी के वैचारिक सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपना व्यापार दिखता है। अब दो चीजें इसमें, ये जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद दो घटना बड़ी हुई। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था तो वो उनका आपसी चल रहा था, वो ठीक था। वहां तक ईरान ने भी किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। ईरान ने भी सिर्फ और सिर्फ उनके हमलों का जवाब दे रहा था, इजराइल उधर से पलटवार कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, जैसे ही B-2 बॉम्बर उनके न्यूक्लियर साइट्स, जहां भी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, सॉरी 3 फैसिलिटी थी जिनपे B-2 बॉम्बर गिराए गए, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, लगभग 17-18 बम गिराए गए। 18 बम गिराए गए। और जो उनकी तीनों न्यूक्लियर साइट्स थी, फोर्डो, स्फांस और तीसरी कौन थी, नतांज, तीनों पे उन्होंने गिराए। फोर्डो जो उनका मेन था, जिसके लिए वो कहते थे कि जब तक फोर्डो है तब तक हमारा परमाणु बम है। और फोर्डो जो है वो उनकी राजधानी तेहरान से बिल्कुल पास में ही नजदीक है। भले समझिए एक तरीके जैसे हमारे यहाँ दिल्ली से सटे हुए जो एनसीआर के एरिया होते हैं, उसे हम राजधानी ही मानते हैं, राजधानी क्षेत्र में है। फोर्डो जो है उनका राजधानी का क्षेत्र था। मतलब उस पे हमला हो जाना, इसका मतलब यह है जैसे हमारे दिल्ली पे पाकिस्तान द्वारा हमला हो जाए। किसी भी देश की राजधानी पे अगर हमला हो जाए तो हमारा सुरक्षा तंत्र टूट जाता है, हमारे देश की उसमें कहीं ना कहीं बात खराब होती है। तो जैसे हमारे देश के द्वारा जब अभी जो घटना पाकिस्तान के द्वारा हुई थी, तो उसके जवाब में जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से हमने हमला किया, तो हमने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइट्स थी पाकिस्तान की, जहां से मतलब उनके सारे प्रोग्राम मैनेज होते थे, मतलब उनके न्यूक्लियर साइट्स जहां मैनेज होते थे, कमांड सेंटर। हाँ, जो नूर खान उनका एयरबेस था, नूर खान एयरबेस ही था ना, कमांड सेंटर। तो नूर खान जो एयरबेस था, जो कमांड सेंटर है जहां परमाणु केंद्र का, वो हमने नेस्त नाबूद कर दिया जब उसको। तो उनके पास विकल्प क्या बचा था? सिर्फ परमाणु हथियार का। वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार द्वारा ही डरा सकते थे हम लोगों को। उन्होंने अमेरिका जाके रिक्वेस्ट करी कि आप लोग जाइए, और ऐसा मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, मेरे पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ मेरे पास एक ही हथियार है, वो है परमाणु बम, और मैं चाहता हूं कि आप इसको रुकवाएं। उसने हाथ जोड़े की मिन्नतें करी। अमेरिका ने समझाया भारत को, भारत समझ गया कि भारत देखिए एक सक्षम देश है, और कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है हमारे देश में, भारत में, कि नंगों से भूत भी घबराते हैं। तो पाकिस्तान हमारे लिए नंगा देश है, उसके पास कुछ नहीं है, सब उधारी पे खा रहा है, और भारत जो है एक संपन्न देश है और विकसित और विकासशील देश है, ठीक है।
तो हमारे साथ की कंडीशन में हमने उसे बैकफुट पे आके उसे हमने समझाया कि हाँ ठीक है भाई तू, हमने तो ये छोड़ दिया। अब यही कंडीशन ईरान के साथ हुई। अब क्योंकि पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं है। ईरान परमाणु साइट्स तैयार कर रहा है अपनी परमाणु बम बनाने के लिए। तो उसपे क्या था, उसपे सबसे बड़ी चीज थी ऑयल की सप्लाई। उसने क्या करा, जो उसका पर्शियन गल्फ जो है वो, जिस एरिया से ऑयल की सप्लाई होती है उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज। उसने उसे बंद करने ऐलान कर दिया, अपने सीनेट में उसका बिल भी पास कर दिया, और वो बंद करने वाला था। जैसे ही ये बंद होता तो पूरे विश्व को 20% ऑयल की सप्लाई रुक जाती। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता जी। भारत पे। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि भारत जो तेल ले रहा है, जब भारत ने पिछले युद्ध से ही सबक ले लिया था, जब भारत के सामने ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, तो उस समय ऑयल संकट आया था भारत के सामने, आपको ध्यान होगा, सब लोगों को पता होगा। तो उस दौरान उस युद्ध से भारत ने सबक लिया, और भारत ने क्या करा, भारत ने अपनी ऑयल की डिमांड को डाइवर्सिफाइड कर दिया कि हम इससे लेंगे, इससे लेंगे, इससे लेंगे, कि कभी भविष्य में भी थोड़ा थोड़ा सारे हाँ सब देशों से लेंगे। जैसे अब इस समय हम एक लार्ज क्वांटिटी जो है वो रूस से ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम और देशों से नहीं ले रहे हैं। हम सऊदी से भी ले रहे हैं, हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम अफ्रीका से भी ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से भी ले रहे हैं। मतलब कोई देश हम छोड़ नहीं रहे जिससे भी हम ले सकते हैं, जो हमारे सप्लाई चेन में है, हमारी जो हमारे लिए सहूलियत भरा है, उस देशों से हम ले रहे हैं। रूस से हम ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रूस जो है वो हमारे रुपए में व्यापार कर रहा है, वो डॉलर में नहीं ले रहा हमें तेल, दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता भी दे रहा है, और दूसरे देशों के मुकाबले वो हमें सस्ता दे रहा है। यही कंडीशन हुई। अमेरिका को लगा कि अगर कहीं ना कहीं इन्होंने पर्शियन गल्फ वाला रास्ता रोक दिया, स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, तो ऑयल के रेट पूरे विश्व में बढ़ जाएंगे, जो आज 70 बैरल प्रति डॉलर है, मुझे लगता है शायद $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचेगा। मैं बता दूं आपको जी, एक ट्वीट था किसी का, उन्होंने बताया था कि क्रूड ऑयल $150 पर बैरल जा सकता है। बिल्कुल प्रेडिक्शन थी लोगों की अलग अलग। हम 100 से ऊपर मान रहे हैं, मतलब 100 से ऊपर कितना भी हो सकता है। मेरा मतलब ये था कि 100 से नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। अब समझिए ना, अब 70 है, एकदम 33% बढ़ जाना। 100 से ऊपर अगर मान लीजिए उन्हें 100 भी छू लिया, तब भी ऑयल में 33% की बढ़ोतरी। मतलब ये समझिए, जब कोई मार्केट क्रैश होता है किसी का देश का, तो वो 30-40% ही गिरता है, और अगर क्रूड का 33% बढ़ जाना, किसी मार्केट का 100% गिर जाना हो गया एक तरीके से। देखिए, शेयर मार्केट अलग चीज है, क्रूड अलग चीज है। क्रूड पूरे विश्व की इकोनॉमी चलाता है, क्रूड पर डिपेंडेंसी रहती है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी है वो मतलब डायरेक्टली क्रूड पर डिपेंड है, सप्लाई चेन चलती है उससे पूरी, और बाकी चीजें ऐसी हैं वो जो पावर तो क्रूड ही देता है। बिल्कुल सही बात है, तो सारी चीजें क्रूड पे ही डिपेंड रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, और उसको लगा कहीं ना कहीं इसकी वजह से तो विश्व का भी विरोध झेलना पड़ रहा था। देखिए, यूएन ने भी एक तरीके से, खैर यूएन जैसे जो संगठन है वो खुल के विरोध तो नहीं करते अमेरिका के, लेकिन उसने एक मैसेज दिया था कि ये गलत हुआ है, जल्द से जल्द शांति बनाई जाए, ठीक है। बहुत सारे देशों ने सपोर्ट भी किया उसके, बहुत सारे देशों ने विरोध भी किया, ठीक है। और कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने खुली चेतावनी तक दे दी अमेरिका को। हमारे देश ने भी खैर इस हमले का जो विरोध किया है, हमारी जो मौजूदा सरकार है उसने भी जो है इसका अच्छा खासा विरोध किया, और सारे जितने मुझे लगता है समझदार लोग हैं युद्ध का विरोध ही करेंगे। देखिए, मुझे लगता है शायद भारत सरकार ने ये साफ साफ शब्दों में कहा, जो मेरे आज तक सुनने में आया, शायद ईरान ने कोर्ट भी करा है भारत का बयान। हाँ। ईरान ने भारत का बयान कोर्ट भी करा है कि भारत ने कहा है अमेरिका ने बिना किसी सबूत के ईरान पे हमला कर दिया है, और ये जो है मानवता के खिलाफ है, कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। संजीव जी, इस युद्ध में देखने को मिला है कि दोस्त जो है दुश्मन बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए। हाँ, बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान जैसा जो नंगा देश जो है, बिल्कुल आपने अच्छा इंसिडेंस याद दिलाया ये वाला भी, पाकिस्तान वाला। तो पाकिस्तान के बारे में जरा कुछ बताओ। पाकिस्तान की जो बात करें हम लोग, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया एक तरीके से। हमारी शुद्ध भाषा में हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना, खेला हो गया, तो भारत से खेला हो गया उसके साथ। अब वो खेला कैसे हुआ, उसको वहां बुलाया, जो उनके मुनीर हैं, आसिम मुनीर को वहां बुलाया अमेरिका में। आसिम मुनीर को जो पाकिस्तानी लोग आ गए, पाकिस्तानी मीडिया है, तो जो उनको लंच कराया गया है, बड़ा विरोध हो रहा है बहुत जम के। मतलब वो उन्होंने पहले तो उस चीज की बड़ी खुशी मनाई। बिल्कुल सही बात है, जब तक युद्ध नहीं था तब तक युद्ध नहीं था, तब तक खुशी मनाई। तो मतलब वो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे जो सेना अध्यक्ष उनको, क्योंकि भारत के कंपैरिजन में अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब उन्हें भारत को पूछा नहीं, और हमारे सेना अध्यक्ष को भी जो बुला के खाना खिलाया, ट्रम्प ने खाना खिलाया। तो पहले तो वो खुश हो रहे थे,
बाद में पता चला कि ट्रम्प ने जो है आसिम मुनीर के ऐसे कान टाइट करे हैं और उसको ऐसा खिलौना बनाया, बोले उसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा देखिए ना, एक चीज है ना, जो व्यक्ति खर्च करने जानता है अपना, उसे पता होती है कि खाने के बाद तो भाई बिल देना पड़ता ही है। और संजीव जी मैं बताऊं आसिम मुनीर को बुलाने का क्या मकसद था। आसिम मुनीर को बुलाने का मतलब है पाकिस्तान में तख्ता पलट करना। एक सेना अध्यक्ष पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वो कभी जब कभी भी तख्ता पलट, कई बार मतलब पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में अभी तक 2 उपाधि, फील्ड मार्शल की उपाधि आसिम मुनीर को मिली हुई है इस टाइम पे। 2 सेना अध्यक्षों को मिली है अभी तक। फील्ड मार्शल के बारे में बताते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होता। अच्छा। ताउम्र जो है वो सर्विस पे बिल्कुल सही बात है। तो पहले एक जो है, जो हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह थे। हाँ, तो पहले जो एक मिली थी उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, और दूसरे ये आसिम मुनीर है। तो आसिम मुनीर को अमेरिका ने इतना पावरफुल कर दिया है कि ये पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट करने की पावर रखता है। तो ये जो कह रहे थे ना हम ईरान के खिलाफ, ईरान के साथ जाएंगे, इजराइल पर बम गिरा देंगे, तो उन्होंने काउंटर करने के लिए इसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बदले बताओ उन्होंने क्या क्या ले लिया इससे। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो खाना खिलाया इनको बहुत भारी पड़ा है। उसकी वजह बताऊं, अगर आप लोगों ने सारी न्यूज सुनी होंगी जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, अब एक्चुअली हम पाकिस्तान की न्यूज तो देखते नहीं है, लेकिन हम बीबीसी वगैरह ये सब चैनल देखते हैं, CNN न्यूज वगैरह है, ये सारी न्यूज है। इसमें दिखा रहे हैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर का जमकर विरोध हो रहा है। और कई कई मैंने वीडियो तो ऐसी देख ली कि उनके तो हैंडल पे भी जो उनका वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, थंबनेल, जी, उसमें लिखा हुआ है कि आसिम मुनीर की हुई पिटाई। तो वो संजीव जी ऐसा है कि जो मैं बताऊंगा आपको, आसिम मुनीर का पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर का अमेरिका की गोद में बैठने का मतलब है वहां की जनता का बेहाल होना। बिल्कुल सही बात है। वहां के देखिए अभी शायद कल की ही बात है, कल की वहां संसद में जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश ने उस देश को सपोर्ट करा जो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल भाई, जिसके खिलाफ पूरे OIC देश, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री हैं, वो सारे मिलके इजराइल के खिलाफ है, और आपने उसके सपोर्ट कर दिया। देखो संजीव जी, इजराइल जो है खाली ईरान को ही अपना दुश्मन नहीं मानता है। ना सही बात। वो सारे जितने भी OIC कंट्री हैं सभी को अपना दुश्मन मानता है। उसके साथ यही दिक्कत है। भाई वो जॉर्डन को अपना दुश्मन मानता है, सीरिया को अपना दुश्मन मानता है, इराक को अपना दुश्मन मानता है। सारे जितने भी OIC कंट्री हैं 57 देश से 57 में सारे को दुश्मन मानता है। बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान जो आसिम मुनीर ने जो खाना खाया है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता है, इजराइल को देश नहीं मानता। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। पाकिस्तान ने कभी भी पासपोर्ट इशू नहीं करता इजराइल जाने के लिए। और दूसरा एक ईरान है, तो ईरान की तो आपस में भिड़ंत हो रही है, और पाकिस्तान उनकी गोद में जाके बैठ गया। सही बात है। तो बताओ ये दोस्त दुश्मन बन गए कि नहीं बन गए। वहां पे इनका इतना विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि आपने ईरान के सबूत जो है वो, मतलब उनकी खुफिया जानकारी, जी, ईरान की खुफिया जानकारी जो है वो आसिम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका दे के आए हैं। देखो उसी के बाद वहां पे हमले हुए हैं। पाकिस्तान का तो पुराना कानून, कागज दिए होंगे। हाँ, वो कागज, उसे खाना मिल गया, उसे खाना मिल गया। अब कुछ दिन बाद जो पैसे भी मिल जाएंगे। भाई देखो ऐसा, या तो खाने के जो हम बिल चुकाते हैं उसके हमें पैसा होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा देने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। और ये इनके पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये खुद उधारी पे जी रहे हैं दूसरे की, तो इन पे तो ये भिखमंगा देश है। तो इन्होंने क्या करा है, वो पेपर सबमिट करके आए वहां पे जाके, उसी के बदले खाना खा के भाई बड़ा खुश चौड़ा हुए घूम रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ये चीज समझ नहीं आती है कि कहीं ना कहीं इनको अपने इस्लामिक संगठन के साथ रहने चाहिए, और इन्होंने ईरान के साथ दगा करा है, जबकि ईरान इनका खास है। देखो संजीव जी, ईरान जो है कोई आज का तो देश है नहीं, ईरान इनसे पुराना देश है। ईरान मुझे लगता है कि हमारे देश के साथ ही ईरान का और हमारा ईरान से बहुत पुराना संबंध है। इतना पुराना संबंध है, मैं आपको बताऊं संजीव जी, हमारा जो है पहले पर्शिया नाम होता था ईरान का, और वहां में फारसी बोली जाती है। तो फारसी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत में भी इस्तेमाल होते हैं, और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो ईरान से हमारे आए हैं। अब जैसे किताब को हम किताब हिंदी में नहीं कहते हैं, किताब फारसी का शब्द है। किताब फारसी का शब्द है, सही कह रहे हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने फारसी से लिए हैं। तो आप ही लगा लो कब का हमारा संबंध ईरान से रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम ईरान की फॉलो करते हैं। ईरान हमारे बहुत ऐसे कई वो हैं। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखोगे, भले ही उनके नाम अलग हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए ईरान की मैं आपको बताऊं, भारत से ईरान के पुराने पौराणिक संबंध रहे हैं, है ना, और बहुत मित्र संबंध रहे हैं भारत के। आपको मैं एक इंसिडेंट बता दूं भारत का। 1994 जब और पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। वो भी आप बता दें। एक बात बताऊं, जो अब ईरान में मौजूदा सरकार है, इनकी जड़ें हमारे यूपी के बाराबंकी शहर से जुड़ी हुई हैं। हाँ अपने, अब ये आप सब ने सुन ही लिया होगा कि सब यूपी के ही हैं, जुड़े हुए ये हैं। जो इनके अब जो मौजूदा खामनेई हाँ, जो खामनेई वहाँ है। के सुप्रीम हाँ। लीडर हैं, उनके दादा कभी हमारे यहाँ बाराबंकी से गए थे। बाराबंकी से गए थे। तो देखिए ईरान का मैं बताना चाह रहा था आपको, 1994 जब पीवी नरसिंह राव की हाँ, ये सरकार थी। बताओ आप, जो ईरान ने कब कब हमारा साथ दिया है? 1994 की बात बता रहा हूँ, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। उस समय आप ये देखिए कि अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान ने 57 मुस्लिम देशों को एक करके भारत के खिलाफ यूएन में आर्थिक पाबंदी लगाने के लिए प्रस्ताव रखा। महाभियोग को जलाया उन्होंने कि भारत के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाई जाए। अच्छा। उस समय आप यकीन मानोगे कि भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, उन्होंने, जो उस समय के विदेश मंत्री थे दिनेश सिंह, आपको याद होगा शायद, वो बीमार चल रहे थे उस समय। हाँ, उस पर बैठ के गए थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ। और मीडिया को या किसी देश को उसकी खबर ना लगे, उनकी जगह किसी और को लिटाकर उनको भेजा गया। ठीक है, और कैसे भेजा, किन परिस्थितियों में भेजा गया, ये सबको पता, सब जग जाहिर है। जी। वो वहां गए, ईरान के सुप्रीम से बात करके आए, उनसे ये कमिटमेंट दिलवा के आए कि आप भारत का समर्थन करेंगे, क्योंकि भारत जो है मित्र देश है आपका। तो उन्होंने उसके एवज में क्या किया, उन्होंने जितने भी 57 मुस्लिम देश थे, जितने भी ये ओआईसी देश थे, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं, उनको समझाया, उनका सम्मेलन किया ईरान ने, और करने के बाद यूएन में उस प्रस्ताव को गिराया, उसके विरोध में। भारत के समर्थन में उन्होंने वोट दिया, जिसके बावजूद क्या हुआ कि वो प्रस्ताव जो पाकिस्तान लाया था 57 देशों को मिला के, वो नहीं पास हो पाया, और भारत पर आर्थिक पाबंदी नहीं लगी यूएन के द्वारा। पाकिस्तान जो है हमें शुरू से बर्बाद करना चाहता है। 1994 का जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं, अगर वो हम पे आज वो लग जाते, जो वो तो भुखमरी की हालत हुए थे हमारे, वो लगवाना चाह रहा था, आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाह रहा था। तो समझो आज हम कहाँ होते हैं। आज हम बहुत पीछे होते भाई, बिल्कुल बर्बादी की कगार पे होते। हमें कहीं आर्थिक का मतलब समझते हैं आप, कि आपको किसी प्रकार की भी कोई भी आर्थिक का मतलब वो पैसा नहीं मिलेगा, कहीं से किसी पैसा भी नहीं मिलेगा ना, हम किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ना, जब आर्थिक का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो पाकिस्तान के लिए तो होता है कि भीख वाला, भारत के लिए व्यापार है। अगर हमारा किसी से व्यापार नहीं होगा, हम कहीं अपना माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें पैसा कहां से आएगा। और हमारा देश इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमें खाने के लिए बहुत चाहिए। तो जब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा पैसा कहां से, फंड कहां से रेज होगा हमारे पास। और फंड रेज नहीं होगा तो हमारा सर्कुलेशन नहीं चलेगा पूरा, हमारे देश की इकोनॉमी नहीं घूमेगी, और हमारा देश विकसित देश नहीं बन पाएगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना हमने डेवलप कर लिया, वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कूटनीतिक जीत थी उस समय की सरकार की, जिसको सपोर्ट किया था ईरान ने। दूसरा इंसिडेंस बताऊं मैं उसी समय का, उसके जस्ट बाद का। जिस समय भारत इस दौर से गुजर रहा था, भारत पे समझिए आप, मुझे लगता है शायद भारत पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि भारत उसको चुका नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ भारत का फॉरेन रिजर्व इतना कम हो गया था कि भारत को उस समय मात्र 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। अच्छा। देश चलाने के लिए मात्र 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। उस दौरान भारत ने ईरान से बात की, और ईरान ने, मैं आपको बता दूं, 2 साल के लिए हमें 2 साल के लिए अपनी राहत सामग्री हमें बिल्कुल फ्री दी। मतलब फ्री मतलब कि उसके बदले पैसे नहीं लिए, सामान लिया हमसे। जैसे हमें कुछ दिया उन्होंने, जो भी सामग्री दी, सामान के बदले सामान के बदले सामान लिया उन्होंने, हमसे पैसा नहीं लिया कि हम पैसे देने के हमारे पास उस समय पैसे थे नहीं हमारे पास। ठीक है, तो उसने वो नहीं लिया, उसने हमें सामान के बदले सामान लिया। और जो बचा हुआ पैसा था वो 2 साल के बाद उसने रुपए में लिया। उन्होंने डॉलर में नहीं लिया, उन्होंने रुपए में लिया। सोचिए आप। तो कहीं ना कहीं ईरान हमारा मित्र देश है, ईरान ने हमारे देश को सपोर्ट किया है। ठीक है, पाकिस्तान में ईरान में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान से हम ईरान को नहीं जोड़ सकते, कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के कहने पे भारत को परेशान करा है, चीन के कहने पे भारत को परेशान करा है। देखो, अब ये आप वेस्टर्न कंट्री की एक मोटी मोटी आप चीज समझें, मुझे समझ में आती है, और शायद आप बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी समझ में आती होगी। इजराइल जो है ईरान के परमाणु बम बनाने पे इतना खपा है भाई, कि इनके हाथ में अगर परमाणु बम चला जाएगा तो ये हमारे लिए या दूसरी मतलब दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा कर देंगे। भाई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। अगर ईरान के परमाणु बम बनाने पे इतनी दिक्कत है, तो फिर आपने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की सहूलियत क्यों दी? उसको परमाणु बम क्यों दिया? परमाणु बम किसने बनवाया पाकिस्तान के पास? भाई किसने दिया? इन्होंने दिया। इन्होंने दिया।
नहीं तो उस भिखमंगे जैसे देश के पास के परमाणु बम बना नहीं सकती थी। बिल्कुल सही बात है। तो ईरान को वो पाकिस्तान बनाए तो कुछ नहीं, ईरान बनाए तो दिक्कत है। यही चीज तो है, तो जिससे आपको फायदा वो ठीक है। और देखिए ऐसा ना, क्योंकि मैं तो ये मानना, मेरा मानना ये है कि परमाणु बम जो है वो किसी देश पे नहीं होने चाहिए। हाँ, किसी पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई, हम किसी से ऐसे लड़ने जाने रहे, कोई हमारे पास अचानक से आएगा हमला करने। जी जी। हम लोग सारे मानव देश हैं सारे, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी है, सबके अपने अपने देश में काम है बहुत सारे करने के लिए, बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, सबके पास कहीं ना कहीं अभी काम करने के लिए बहुत सारा समय है। तो आप पहले अपने देश को डेवलप करिए। आप जा रहे हैं विनाश की तरफ। किस तरफ? कि आप पे कितने परमाणु, अब जैसे मान लीजिए हम लोग, एक में रूस की बात कर लूं, है ना। क्योंकि देखिए आप ये सोचते होंगे कि रूस और अमेरिका कहीं ना कहीं दुश्मन है एक तरीके से। अमेरिका रूस पे हमला क्यों नहीं कर पाता? कभी आपने सोचा है? उसके पास परमाणु बम है। नहीं, ये वजह नहीं है। अमेरिका अगर रूस पे हमला कर देता है, ऐसा मान लीजिए परमाणु हमला कर दिया उसने, उसने वहां के सारे सुप्रीम लीडर मार दिए और वहां के सारे वो नेस्तनाबूद कर दिए, मतलब पूरी तरीके से रशिया खत्म कर दिया। तो उनका एक एडहांस करके उनका डिफेंस सिस्टम है जो वहां की टेम्परेचर को भापता है। हाँ, मैंने मतलब हाँ, अच्छा, आप उसकी बात कर वो वहां के टेम्परेचर को भापता है वहां के, और उनका जो कमांड सेंटर है उसकी कमांड का वेट करता है वो। अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जो कि केवल परमाणु हमलों से बढ़ सकता है, है ना। देखिए रसिया इतना बड़ा देश है कि वो बिना परमाणु हमलों के तो खत्म हो नहीं सकता। वो भी एक आध नहीं, बहुत सारे हमले उस पर हों तब वो खत्म हो सकता है। तो उसके लिए वो ऐसा सिस्टम बना के गया, जैसे बहुत से आपने फिल्मों में हमारे देखा होगा कि बम बांध के शरीर पे घुस जाते थे, ठीक है। जैसा पाकिस्तान हमारे संग करता, फिराइन भेज देता था बम बांध बांध के। ऐसे ही रूस इसके लिए तैयार रहता है हमेशा कि अगर मुझ पे किसी देश ने हमला कर दिया और मेरे सारे लोगों को मार दिया, पुतिन को भी मार दिया, उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, मतलब रशिया जो बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहता है। वो मांग के चलता है कि मुझे खत्म करेंगे, तो उनका वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसका कुछ समय सीमा है कि इतने समय तक अगर उसके कमांड सेंटर से कोई मैसेज नहीं आया कि आपको हमला करना है या नहीं करना है, वो सारी जगह तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वो खाली अमेरिका पे हमला नहीं करेगा, फिर वो पूरे विश्व पे हमला करेगा और वो हमला ऐसा होगा जिसे कोई देश रोक नहीं पाएगा। यही एक वजह है जो अमेरिका कभी रूस से सामने से पंगा नहीं लेता है। देखो, अमेरिका तो सामने से कभी किसी छोटे से छोटे देश से पंगा नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है। अभी जो उसने ईरान पर जो बम गिराए हैं, इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। और एक चीज बताऊं, देखो आपको, आप अभी बता भी रहे थे शायद मुझे कि उनके जो उनका जो बयान आया है कि यूएस लाइक फेल टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर साइट्स, भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वहां की, ठीक है। और एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने बताया उसके बारे में, ईरान पे जो स्ट्राइक हुई है वो फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि सैटेलाइट इमेज ऐसी आ रही है संजीव जी, जो उनका फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे इन्होंने 6 बम गिराए। तो 6 में इनके पहले 3 गिराए, फिर उनके ऊपर से 3 गिराए, तब भी वो वहां तक हिट नहीं कर पाए क्योंकि वो फैसिलिटी इतनी नीचे जा रखी थी, उन बम के बस की बात नहीं है। और दूसरा, भाई जब ईरान को भी पता था कि हमारे साथ ये कंडीशन आ सकती है, हमारे पास जो है न्यूक्लियर साइट है जमीन के नीचे है और अमेरिका के पास ऐसा बम है जो वहां तक हमला कर सकता है, तो कोई भी आदमी इतना पागल तो होगा नहीं जो मतलब प्रिकॉशन ना अपनाए। उसने पहले ही अपना जो जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। हाँ, उनको पता है जितने सेंट्रीफ्यूज थे सब वहां से हटा दिए उन्होंने। उन्हें मशीनों की वो नहीं है, मशीन दूसरी बना लेंगे वो, पर नहीं, लेकिन उनको बयान है कि हमने सेंट्रीफ्यूज पे हटा दिए सारे। पर वो जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसे बनाने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनरिच्ड प्रोग्राम को ही इनको खत्म करना चाह रहे थे और ये उसको ही खत्म करना चाहते हैं। देखिए एक चीज ये है ना, आपको मैं बता दूं कि जिस पूरे प्रोग्राम के लिए झगड़ा चल रहा है, क्या ऐसा संभव है कि वो देश आंखें मीच के बैठ जाएगा भाई मेरे इस जगह हमला नहीं होगा? भाई उसको दिक्कत तो जो है इनके न्यूक्लियर प्लांट से ही है अमेरिका को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अमेरिका की इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस भी फेलियर है और दूसरा जो है इनके साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। इन्होंने मतलब एक वो कहते हैं ना तहस-महल के हमला, तहस-महल हमला कर, ये कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए हमला कर, इन्होंने साख बचाने के लिए तहस-महल कर हमला कर दिया। अब जैसे ट्रम्प ने कहा था, बोले भाई ये कब तक युद्ध में भाग लोगे आप, ये कब करोगे, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। ट्रम्प की आदत है, ट्रम्प से वहां के लोग बताते हैं, अगर ट्रम्प से आप किसी काम को पूछोगे
बोले ये डील कब तक हो जाएगी, ये 2 वीक, उनका होता है 2 वीक का आंसर, हमेशा 15 दिन। तो ये भी उन्होंने 15 दिन दिया था। तो अब जो है 15 दिन में इनका 2 दिन में हमला कर दिया इन्होंने। अब देखो क्या होता है, अब इनका जो ईरान बताता है कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है, अभी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। हाँ, जैसे इनके कतर एयरवेज पे हमला किया उन्होंने। जी जी जी। तो इन्होंने कहा है कि हमने सारे नेस्त आउट कर दिए। हाँ, भाई कतर पे इन्होंने थैंक यू भी बोला, थैंक यू ईरान। अच्छा। बोले हमें पहले सूचना देने के लिए। मतलब ये तो पहली बात हो गई, अपने मुंह में बिट्टू अपने आप ही। वो अपना फ्रस्ट्रेशन होता है ना जैसे, हाँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई किसी दूसरे देश की आज तक हिम्मत नहीं हुई जो अमेरिका का कमांड सेंटर है उस पे हमला करना है। तो अमेरिका ने उस पे हमला करा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका की किरकिरी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद जो कतर में इनका एयरवेस है, शायद उस पर 1 लाख सैनिक है मेरे ख्याल से इनके। जो कतर में इनका एयरवेज है, हाँ। वो एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, सॉरी। तो वो पूरे मिडिल ईस्ट का कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर। हाँ, उसमें अच्छे खासे सैनिक है इनके। इनके तो है ही है, वहां पर रॉयल नेवी भी है। बताइए। भाई जो यूके की फोर्स है वो भी रहती है, वो भी वहां पे रहती है। यूएसए की तो रहती है, यूके की भी रहती है। मतलब सोचिए कि बिल्कुल ततई छत्ते में उन्होंने बिल्कुल हाथ डाल दिया। उसने वो है ना, मतलब गर्दन पे हाथ डाल दिया सीधा। और मुझे लगता है शायद इसका, देखिए तेल वाले रास्ते का तो इम्पैक्ट बड़ा ही पड़ा है। जी जी जी। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इन्होंने बोले हमारे जितने भी कम वो है मिलिट्री सेंटर है दूसरे देशों में, इनका हर एक देश में वो है। हाँ, हर देश में बेस है। हाँ, तो उन्होंने जो है उसको डर को देखते हुए बोले भाई आज यहाँ मारा कल को दूसरी जगह भी मारा। मैं कहाँ का रोकूंगा। देखिए ऐसा ना, मान लीजिए आपके घर पे हमला होगा तो आप बचाव कर सकते हैं उसका, लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर हमला होगा तो कहाँ का रोकोगे आप। दूसरा ये बात है, देखो अमेरिका की नाक का सवाल होता है। नाक का सवाल होता है। अगर अमेरिका के 10 सैनिक मर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप ये लगाओ कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी इसमें, जिसकी वजह से इन्होंने बैकफुट पे आया अमेरिका, और शायद बात भी करी है। भाई लोग तो जो ईरान समर्थक हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उन्होंने जाके बैक डोर से उनसे खामनेई से बात करी है। हाँ। अच्छा यहाँ ये मैं भी सीज फायर के लिए मैं भी एक बहुत छोटी सी लाइन मैंने एक जगह पढ़ी थी शायद अभी, अब पता नहीं किस न्यूज चैनल की, मैं कोड नहीं कर पा रहा उसको क्योंकि नाम याद नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि तेल अवीव की वो हालत कर दी है ईरान के मिसाइलों ने कि खंडर जैसा बना दिया बिल्कुल। हाँ, देखिए एक चीज है ना, मैं आपको बता दूं, इजराइल पावरफुल देश है, मैं भी मानता हूँ, उसका टेक्नोलॉजी में बहुत सक्षम है वो, और शायद पैसे वाला भी है वो अच्छा खासा, है ना। लेकिन इतना छोटा सा देश है वो, 90 लाख की पॉपुलेशन है। ईरान उसके मुकाबले में कई गुना बड़ा है। 90 लाख की भी पॉपुलेशन है। अभी एक हमारे जो अंकित अवस्थी हैं उन्होंने इजराइल के राजदूत का वो कराया इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने भी देखा था, तो वो बता रहे थे, बोले हमारा जो देश है वन बॉम्ब नेशन देश है। मतलब अगर आप हमारे ऊपर एक परमाणु बम गिरा दिया तो हमारा अस्तित्व भी खत्म है। बिल्कुल सही बात है, छोटा सा देश है ना। हाँ, तो इतना छोटा देश है, आप लगा लो आप, भाई एक शहर खत्म होता है परमाणु बम से, वो पूरा देश खत्म हो जाएगा। पूरा देश खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद ये सी वजह से उसकी झटपटाहट है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा। देखिए उसकी खैर उसका डर ठीक भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि वो गलत कर रहा है, लेकिन हाँ ये है कि हमें अपने अड़ोसी पड़ोसी संबंध सुधारने चाहिए। भारत के खैर नहीं हो पाएंगे, पाकिस्तान वो वाला देश नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है उन्हें आपस में सुधार सकते हैं वो लोग। अब यहूदी जो है, यहूदी और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी पहले से ही 36 का आंकड़ा है बहुत ज्यादा। भाई खामनेई ने तो ये कहा कि हम 2040 तक इजराइल को खत्म कर देंगे। हाँ, उनका बयान आया है कि 2040 तक हम इजराइल को खत्म कर देंगे। तो तीखी जुबानी जंग भी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। कोई किसी को कैंसर कहता है तो कोई किसी को जो है वो कुछ कहता है, जबकि खामनेई ने उनको कैंसर का ट्यूमर बताया। ट्यूमर बताया पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कैंसर का ट्यूमर है इजराइल जी। अब आप समझिए, अगर उन्होंने कैंसर का ट्यूमर कह दिया है तो भाई ट्यूमर को तो निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब वो लगे रहेंगे इसी कोशिश में, और इसीलिए ईरान की इस बातों को देखकर, इन बातों को भापकर, इजराइल का आपने बयान सुना होगा, इजराइल ने कहा है कि हम ईरान के छोटे से छोटे बयान को भी बहुत बड़ा और बहुत सीरियस लेते हैं। तो देखो संजीव जी, मेरा मानना तो ये है कि आप जो है ईरान को बम बनाने से रोक रहे हैं, 57 देश और भी हैं, किस किस को रोकेंगे आप। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना ऐसे संबंध बनाओ आप अपने देशों से, पड़ोसी जो आपके देश हैं, लड़ने झगड़ने की जरूरत ही ना पड़े। शायद मुझे लगता है कुछ धार्मिक उनका कुछ आपस में कनेक्शन है, कुछ ऐसा जैसे भारत में और पाकिस्तान में है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद के साथ साथ धार्मिक मतभेद भी है।
ऐसा मुझे लगता है, शायद यहूदियों का, ऐसा मुझे लगता है। देखो, ये जो है तीनों रिलीजन अब्राहमिक रिलीजन है। हाँ। इंग्लिश में इन्हें अब्राहमिक कहते हैं, हिंदी में मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इनका आपस में जो यरूशलेम है, तो वो तीनों का ही पवित्र स्थल है। तो कुछ तो उसके ऊपर भी लड़ाई रहती है। हाँ, इस पे शायद 3 बार हमला भी हुआ है। हाँ, कुछ वो जो है एक मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद, हाँ। फिलिस्तीन की लड़ाई उसको लेकर रहती है। बहुत सारी चीजें हैं, इनमें एक ऐसा जाल फंसा हुआ है कि जो सुलझा नहीं पा रहे। अच्छा, एक चीज मैं ये भी सुनना था अभी, हाँ, मतलब मुझे भी शायद वो ध्यान है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो इस समय युद्ध चल रहा था बहुत समय से जो वहां मारकाट चल रही थी, उसको दबाने के लिए भी ये काम हुआ है ना। एक तरीके से लोग उसको भूल ही गए बिल्कुल। देखो, नेतन्याहू जो है, अक्टूबर में उनसे जवाब मांगा जाता कि आपने गाजा में ऐसा क्यों किया गया था। हाँ। ये बहुत एकदम, तो चाहे पीछे से बात चल रही थी, लेकिन ये बात चल रही थी। हाँ, उन्हें अक्टूबर में टाइम सीमा रखी, समय सीमा रखी गई थी, तो अक्टूबर में उन्हें जवाब देना था, यूएन को जाके जवाब देना था। हाँ। तो उन्होंने उसमें उलझाने के लिए ये हमला कर दिया। अब गाजा पट्टी की लोग बात ही नहीं कर रहे कि वहां क्या हुआ, फिलिस्तीन की लोग बात ही नहीं कर रहे। जबकि आपने देखा होगा हमारे देश में भी, भारत की बात करें हम लोग, भारत में फिलिस्तीन के लिए बहुत समर्थन जुटाया लोगों ने। जी जी। बहुत, हमारे देखिए कितने बड़े बड़े सांसद, ओबीसी की बात करें, उसने भी संसद में विरोध किया। और शायद मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने भी किया था शायद समर्थन इसका। फिलिस्तीन वाला बैग लेके कौन आया था संसद में? वही थी, शायद प्रियंका गांधी थी। तो मतलब कई विपक्षी सांसदों ने, कई पार्टियों के उन्होंने नेताओं ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। और मुझे लगता है शायद इन चीजों को भुला दिया है इस युद्ध ने। हाँ, मतलब उससे पूरा ध्यान हटा के जो है अब अलग शिफ्ट हो गया उन्होंने। अब इससे क्या हुआ, एक तरीके से अमेरिका ने इजराइल को बचा लिया। जी जी। है ना, जो उसकी जवाबदेही वहां यूएन में होने वाली थी, अब जवाबदेही इस पे होगी। तो इस पे तो अपने पक्ष सकता है कि भाई मुझे खतरा था इसलिए मैंने हमला कर दिया। अब अमेरिका ने एक आपने सुना होगा पीछे, लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। अमेरिका ने पूरा गाजा दोबारा से बसाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बताइए। पिछली में जब लड़ाई थी तो ट्रंप ने कहा था कि हम गाजा को पूरी तरीके से दोबारा से बसाएंगे, मतलब पूरा खत्म कर दिया है भाई। हाँ, तो अब लगा लो आपने पूरा ही खत्म कर दिया उन्होंने, खत्म करा हुआ तभी तो दोबारा से बसाएंगे। तो जब गाजा पे जब हमला करा था, तब इजराइल मानवाधिकार की दुहाई नहीं देता था। अब उसके अस्पताल पे बम गिर रहे हैं। हाँ, तो, ये सुनने में आया। हाँ, और जो है आम पब्लिक पर बम गिर रहे हैं, तो वो मानवाधिकार की दुहाई देता है। अब सीज फायर करने के बाद ईरान ने उस पर हमला करा, तो वो मानवाधिकार की दुहाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों, आदमी को हमेशा एक जैसा रहना चाहिए ना। एक चीज मैं ये और सुनना था नवीद भाई, कि उस समय जब ये आज जो आप बात बता रहे हैं मानवाधिकार वाली जी, कि इजराइल के बारे में और चीन के बारे में, ये दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि इनकी कोई खबर तभी बाहर आती है जब ये चाहते हैं। मतलब अगर इनके अस्पताल पे हमला हुआ है या इनके सिविलियंस पे हमला हुआ कहीं, तो अगर ये नहीं चाहेंगे तो वो खबर बाहर नहीं आएगी। देखो, जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, तो वो बताते हैं इजराइल में बहुत सारे पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो गाजा का युद्ध कवर करने गए थे, या मतलब कुछ ऐसी सूचनाएं लेने गए थे, तो उनके साथ बहुत सारी मिस हैपनिंग हो गई है, मतलब वापस ही ना आ पाए। और ये बात ये कोई किसी से दबी छिपी नहीं है। तो इजराइल का जो नेटवर्क है ये सूचनाओं का, ऐसा इतना वो मतलब गुथा हुआ है, जो वो चाहते हैं, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहती है, वही खबर वहां से बाहर निकलती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना था कि वहां इंटरनेट नहीं है, वहां की तो खबर बाहर निकल जाती होगी, पर इजराइल की नहीं निकलती है। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं वो न्यूज खुद पब्लिश की गई थी, वो न्यूज प्लेस करवाई गई थी जानबूझ के, कि हाँ, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा था, कहीं ना कहीं इजराइल फंसता उसमें। इजराइल ने शुरुआत करी, जी जी, है ना, तो उसने सोचा क्यों ना क्यों मैं ये कहूं कि मैंने तो सिर्फ सैन्य एयरबेस पर हमला किया है और इन्होंने हमारे सिविलियन से हमला किया है। क्योंकि युद्ध जब भी होते हैं, जैसे मान लीजिए रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहे हैं, तो उन्होंने भी जो युद्ध करा है वो सीधे सेना से करा है। ठीक है, युद्ध हमेशा सेना से होते हैं ना, सिविलियंस पे नहीं होते। भारत ने भी जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर करा, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहां भी ऐसी एक्टिविटी थी कि हमें हमला करना चाहिए, भारत ने सिर्फ वही हमला किया। भारत ने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया पाकिस्तान। पर सारे देश नहीं करते संजीव जी। हाँ, सारे देश नहीं करते, रूल्स रेगुलेशन जो मानते हैं, जो हमारा पड़ोसी भिखमंगा जो वो नहीं करता ऐसा। वो तो शुरू से ही भारत के सिविलियंस पे ही हमला करता हुआ आया है भाई। उसने कभी भी हमारी सेना से नहीं लड़ा भाई। अगर हमारी सेना से लड़ेगा तो सेना हमारी अच्छा जवाब दे सकती है उसको। तो देखिए ऐसा है कि अमेरिका, मुझे लगता है शायद इसमें अमेरिका की बहुत ज्यादा क्रिकेट हुई है। हाँ, क्रिकेट तो हुई है। देखो संजीव जी, हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो मैंने आज देखा मार्केट में कोई भी जो
मूवमेंट नहीं मिला, ना मार्केट ऊपर गया है ना नीचे गया, बैंक निफ्टी जो है अपनी जगह पे रही है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि स्थिति एक असमंजस की बनी हुई है, जो है दोबारा से जो है हमला हो सकता है या युद्ध की स्थिति दोबारा आ सकती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए मैं बताऊं आपको, क्रूड की बात करूं, जिस दिन परसों की बात है जब ये सारी बात चल रही थी, इंसिडेंट्स हो रहे थे, जी जी। आपने देखा जब यूएस मार्केट खुला था उस समय, तो मार्केट सारा रेड था और क्रूड 5% नीचे था। देखो क्रूड का तो सारे लोगों को पता है, क्रूड का तो रेट बढ़ना ही बढ़ना अगर युद्ध होगा तो, लेकिन गिरा वो। आप मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की अपेक्षा थी कि अब तेल का रेट बढ़ेगा, लेकिन उस दिन जब मैंने मार्केट खोल के देखा रात में, तो क्रूड 5% नीचे था। जैसा मैंने कल देखा था, कल मार्केट जैसे ही सीज फायर की न्यूज आई तो मार्केट तेजी के साथ ऊपर उठा, दोपहर होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर दोपहर में जो है 2 बजे के आसपास फिर ऊपर गया है थोड़ा सा। पर आज तो बिल्कुल ही एक मतलब उसमें रेंज बाउंड रहा, बिल्कुल 100-200 पॉइंट का भी जो मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं रहा। देखिए उसकी ना मुझे लगता है शायद वजह यही है कि मार्केट जो है इस न्यूज को पचा नहीं पा रहा कि सीज फायर हो गया, जी है ना। और मुझे भी मतलब मैं भी नहीं मानता कि सीज फायर हो गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं हुआ नहीं है। वो तो अभी सुबह ही न्यूज आने लगी है जो मार्केट उसमें सॉरी ईरान ने हमला कर दिया, इजराइल ने दोबारा हमला कर दिया, तो दोनों देश माने नहीं है। और मुझे लगता है ट्रम्प को इस बात का बहुत बुरा लगा है कि मेरी बात नहीं मानी। हाँ, ट्रम्प मेरे ख्याल से जिस दिन जब उनका ट्वीट आया है कि सीज फायर का ऐलान कर दिया उन्होंने, उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया है। ट्रम्प ने 12 डेज वॉर इसका युद्ध का नया नाम दिया है और ट्रम्प बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो मैंने सीज फायर करा दिया है, अब मैं इस युद्ध का तमगा दिखा दिखा के जो नोबेल का शांति पुरस्कार लूंगा। अरे नोबेल का शांति पुरस्कार से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो अभी जो विरोध चल रहा है जी, शायद उसके बाद उन्होंने वो अपनी याचिका वापसी ले ली है। कौन सी वाली? कि वो ट्रम्प को शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाहिए। अभी सुनने में आया कि वापसी ले ली उसने वो। हाँ तो ये तो चाह रहे हैं मतलब ये देखिए कमाल की बात, एक दिन पहले उन्होंने पूरे खुलेआम बयान दिया, आज वो वापसी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ही वहां का विरोध हो गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जो इस्लामिक देशों के खिलाफ है। और देखिए ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प तो इस समय आपने अभी न्यूज चैनलों के खिलाफ भी बयान देख लिए होंगे। भारत में तो देखिए मैं समझता हूं कि शायद कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा रहा हो जिसने न्यूज के खिलाफ ऐसा बयान दिया हो। जी, उसने सीएनएन को बिल्कुल ही पागल बता दिया साहब। उसने कहा ये फर्जी न्यूज पब्लिश करता है। एक सीएनएन करके न्यूज चैनल है जिसके खिलाफ उसने मतलब बयान दिया है ट्रम्प ने कि वो फर्जी न्यूज पब्लिश करता है केवल। तो खिलाफ लिखा ना उसने सीएनएन ने उसने सच लिख दिया। उसने सच के लिखा। उसने लिखा कि जो भी ईरान अमेरिका के हमले हुए वो फेल हो गए सारे। देखो जितनी भी प्रतिष्ठित एजेंसी हैं, जैसे रॉयटर्स है, सीएनएन है, बीबीसी है या और भी बहुत सारी हैं, एक बाकी वाशिंगटन पोस्ट, ये तो वहां की खुद की है ना, तो ये तो लिखेंगे नहीं ऐसा। तो ये जो बता रही हैं सारी एजेंसियां, बोले ईरान पर जो हमला इन्होंने करा है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एक तो वहां का जो यूरेनियम है वो खत्म नहीं कर पाई है, दूसरा वो ना ही प्लांट खत्म कर पाए। भाई ईरान आज नहीं तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जितनी जल्दी कोशिश होगा दोबारा बनाने की करेगा। उसने कहा है कि मैं और तेजी से करूंगा, और अब वो और तेजी से करेगा क्योंकि अब उसके अस्तित्व पर बात आ गई, सवाल हो गया है। अब जो है उसके जो अस्तित्व का सवाल है, तो अब पूरी जी जान लगा के और सारी मेहनत के साथ काम करेगा। बिल्कुल सही बात है कि अब तो उसे पता चला कि अगर मेरे परमाणु बम नहीं होंगे मेरे पास तो ये मुझे कभी भी दबा सकते हैं। देखो अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो इजराइल कभी भी उस पर हमला करने की इस तरीके से नहीं कर पाता, हिमाकत नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता था कि मैं हमला करूं और उसने उधर से एक छोड़ दिया तो मेरी तरफ सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो छोटी मोटी भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ईरान की जो सीमा है वो इजराइल के साथ नहीं लगती, इजराइल के साथ उसका कोई ऐसा व्यापार नहीं है, इजराइल के साथ कोई ऐसा उसका और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं है भाई। वो तो बहुत दूर है, जो कई देश पार करके है। तो अगर मान लो किसी का सीमा का विवाद होता तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उसका तो सिर्फ परमाणु बम का विवाद है ना, तो वो क्यों चाहेगा। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है शायद अब जो है ईरान बहुत तेजी से दुगनी पावर के साथ परमाणु जो भी उसकी फैसिलिटी है उसको दोबारा तय करेगा। और मुझे लगता है इस बार शायद वो मौका नहीं देगा। हाँ, इस बार वो मौका नहीं देगा इसे रोकने का। देखो न्यूज़पेपर में हम जब न्यूज पढ़ते हैं आजकल, जब सही से एनालाइज करेंगे तो पता चलता है जो ईरान यहाँ तक पहुंचा, एक तो इसमें ईरान और इजराइल में हाँ कई बार मुंह से हमारे भी और कंफ्यूजन हमारे के सभी लोगों के मुंह से कई लोगों की न्यूज में देखता हूँ
एटलीस्ट न्यूज चैनल वालों के मुंह से भी ईरान इजराइल कुछ भी निकल जो जाता है। बहुत ज्यादा परफेक्ट है तो वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, हम तो मतलब आप लोग समझ जाते हो हम किस कर रहे हैं। तो ईरान ने जो कीमत चुकाई है हाँ। आज तक यहाँ पहुंचने की, तो बहुत ज्यादा बड़ी कीमत देकर जो यहाँ तक पहुंचा है। एक तो उसके 14 वैज्ञानिक यहाँ तक मारे गए। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, और 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। वैज्ञानिक वो मारे गए हैं साइंटिस्ट उसके, जो मतलब टॉप लेवल के थे, टॉप लेवल के थे। बहुत ज्यादा बड़े लेवल के थे। दूसरा, बहुत उनने नुकसान पैसे का सहा। आज उसकी करेंसी सबसे नीचे है, नीचे से काटसा उस पर लगा हुआ है, तो किसी भी देश के साथ वो व्यापार नहीं कर सकता। सैंक्शन पहले से अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन उस पर लगा रखे हैं। तो यहाँ तक जो पहुंचा तो उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। दूसरा, अमेरिका चाहता वहां का रिजीम चेंज करना, तो अब जो है ईरान के साथ बहुत सारी चीजों का उसे वो देखना है कि वहां रिजीम भी चेंज नहीं होना चाहता, वो अपना अस्तित्व भी नहीं खोना चाहता। तो अब आगे देखना क्या होगा। संजीव जी, क्या लगता है आपको जो है? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि ईरान पे जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो ऐसा नहीं कि ट्रम्प के समय से लगे हुए हैं, बहुत पहले से लगे हुए हैं। हाँ, वो तो पहले से ही हैं, बराक ओबामा से पहले के ट्रम्प के सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम किसी को हद से ज्यादा दबाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक पावर उनका उभरता है ना। अब जैसे मान लीजिए हर 5 साल में उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है, वो चाहे किस तरीके हो। बराक ओबामा के एक इंसिडेंस मुझे याद आया संजीव जी। अब जैसे ट्रम्प ने B2 बॉम्बर से हमला करा है, इतनी तबाही मचाई है और पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि हम अगर कोई ऐसे नहीं मानता तो हम बम गिरा के मरवा देते हैं। तो इसका ही विरोध जो है अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में विरोध ये हो रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं, बोले मैंने तो बम गिराए, मुझसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो तो ईरान को पैसे देते थे। आपने अच्छा दिलाया, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बराक ओबामा एक कमरे में खड़े हैं और नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं बहुत सारी। तो बराक ओबामा ने कई बिलियन डॉलर जो है ईरान को दिए थे, बोले तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे, हम तुम्हें आर्थिक मदद देंगे। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, उसमें उन्हीं के देश के जो न्यूज चैनल है उन्होंने उसको क्लैरिफाई करा है और उसके झूठ को उजागर करा है। जी जी, वो नमित जी आपको पता भी होगा उसके बारे में, वो पैसा किस चीज का दिया गया था? वो ईरान का ही पैसा था वो। हाँ, मैं बिल्कुल सही कहा आपने, वो ईरान का पैसा था। वो कैसे पैसा था देखिए बताऊं आपको मैं। जब भी अमेरिका किसी देश पर सैंक्शन लगाता है, सैंक्शन का मतलब होता है पाबंदी। पाबंदी मतलब होता है कि जो भी हमारे देश में व्यापार चल रहा है वो यहीं कहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब हर देश का दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे भारत में एप्पल की कंपनी लगी हुई है जी, तो वो एप्पल में मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहे हैं, तो भारत ने मान लीजिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करा है, तो वो 10,000 करोड़ भारत रोक लेगा अपने पास। हाँ, मतलब वो जो ईरान का जो कंपनियां थी या ईरान की, भाई सारे देशों की सरकारें एक दूसरे में इन्वेस्ट करती रहती हैं। अमेरिका हमारे इन्वेस्ट करता, हम अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, सरकार इन्वेस्ट करती है। तो उस दौरान बराक ओबामा के समय पे उनकी बात हुई राष्ट्रपति से। देखिए, बराक ओबामा जो है अभी तक के सबसे सुलझे हुए राष्ट्रपति रहे हैं वहां के, सबसे मतलब जमीन से जुड़े हुए रहे हैं। तो उन्होंने ईरान की बात समझी। ईरान ने कहा एटलीस्ट या तो आप हमें पैसा दीजिए, हमें पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, या फिर आप हमारा ही पैसा दे दीजिए हमें। तो उस समय मुझे याद तो नहीं आया कितना बिलियन डॉलर थे वो, लेकिन बराक ओबामा ने वही पैसा उसका उसे वापसी करा सिर्फ। हाँ, उन्होंने कोई मदद नहीं करी उसकी। उनके जो एसेट सीज करे थे, हाँ, वही पैसा उनको वापस कर दिया बस। तो ट्रम्प ने ये कहा कि आपने जो अमेरिका का पैसा दिया था, हाँ, वो अमेरिका का पैसा नहीं था कहीं से कहीं तक। देखिए, क्योंकि क्या है, ट्रम्प को तो अब अपनी बात रखनी है क्योंकि उसकी किरकिरी हो गई है ना, तो वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन सच में ऐसा है कि बराक ओबामा जैसा राष्ट्रपति अमेरिका के लिए नहीं हुआ। देखो, ट्रम्प को 2 बार का कार्यकाल मिल गया। हाँ, और दोनों बार का विवादित रहा। दोनों बार का विवादित रहा है। सारी चीजें ट्रम्प के पास वो है आजकल। वही पावर भी उसके पास है, उसके पास पैसा भी है। बाकी राष्ट्रपति तो जो है खाली पॉलिटिक्स में थे, ये जो है बिजनेसमैन भी है। देखिए, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इन्हें सिर्फ एक ही चीज की चाह है संजीव, वो है नोबेल का पीस प्राइज। ये मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब ये जो किसी भी सूरत हाल में जो एक दूसरे की पंचायत कराते रहते हैं, बस ये इसी चक्कर में कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। भारत में बहुत ज्यादा मीम्स चल रहा है इस समय, मैं बताऊं उसके बारे में, जिसमें सरपंच बने बैठे। हाँ, सरपंच बने बैठे हैं इसमें, ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज्यादा। उसमें कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सॉरी, उसे सरपंच ट्रम्प पड़ोसी से वाद विवाद निपट, हाँ, सीज फायर के लिए संपर्क करें। इस टाइप का कुछ मीम चल रहा है, वो बड़ा मतलब फनी है। अच्छा भी लगा मुझे देख के वो, और बहुत चल रहा है इस समय, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं हर जगह दिखाने की, तो कर नहीं रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग मुझे ऐसा मान लें। अरे भाई, ऐसा मानने के लिए ऐसा करना भी तो पड़ता है। आप संबंध बिगाड़ने में लगे पड़े हैं सब देशों से। आप सब देशों के
व्यापार खाने में लगे पड़े हैं। देखो संजीव जी, सीज फायर कराते आप बिना बम गिराए, इजराइल और ईरान का सीज फायर कराते। हाँ, तब मानते ये कौन सा सीज फायर हुआ? क्या कि आपने पहले हमला कर दिया, आपने बम गिराया इस पे? हाँ। भाई ये कौन सा हमला हुआ? भाई दूसरे को रैप्टा मार के चुप थोड़ी कराया जाता है, चुप तो भाई समझा के किया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप ऐसे कोई काम करते हैं जिनसे दूसरे देशों को नुकसान होता है, आपने कभी सोचा है कि और देशों की इकोनॉमी में क्यों ला दूं? आपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया सरकार बनते ही अपनी, सब देशों को परेशान कर रखा 30-40 दिन, रोज सुबह आकर नया ड्रामा, जी जी। रोज सुबह आकर नई न्यूज। भाई क्यों करा आपने? तो ये सारी चीजें आप जो करते हैं, इससे आपको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। नोबेल प्राइज आपको जब मिलेगा जब आपके आपके पड़ोसी, आपके दूर के सभी देशों से आपसी सद्भाव होंगे, सभी देशों से आपके व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, सभी देशों से आपके राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे। लेकिन आपके क्या है, आप और सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, तो आपके संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं? अब इन्होंने ईरान को नया नारा दिया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। बस इन्हें एक ही नारा याद है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी का कॉपी वही कॉपी करके उसे दे दिया, वही कॉपी करके उसे दे दिया। और हो सकता है वही कॉपी करके किसी दिन हमें भी दे दे। हमें भी दे दे, सही बात। देखिए भारत का भी इन्होंने कोई कभी भला नहीं चाहा अमेरिका ने। अमेरिका ऐसा देश है, भारत का कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। भारत का हमेशा, देखिए मुझे ध्यान है, शायद मैं भले ही बराक ओबामा की तारीफ कर रहा हूँ, है ना, भारत का सपोर्ट करा तो इन्होंने पाकिस्तान को परमाणु बम देके कितना मैं यही मैं कहना चाह रहा हूँ। भले ही मैं बराक ओबामा की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बराक ओबामा का भी मुझे एक इंसिडेंट याद आया। भारत आए थे जब वो, भारत में उनकी खूब जमकर खातिरदारी हुई, खूब खातिरदारी होती, उन्हें हर जगह घुमाया गया, ऐसा भव्य स्वागत हुआ था, मुझे लगता है किसी का हुआ ही नहीं, किसी राष्ट्रपति का इस तरह का स्वागत हुआ ही नहीं। और उन्होंने जाके क्या बयान दिया कि भारत में आपसी सद्भाव नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, भारत में गलत हो रहा है लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या करा, भारत की अखंडता से खिलवाड़ करा, भारत का जो आपसी सद्भाव है उससे खिलवाड़ करा उन्होंने। तो हम तो आपको प्यार देते हैं, हम आपसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और आप हमारे देश की ही बेइज्जती करने वाले हो। अगर यूएसए का प्रेसिडेंट ऐसी बातें कहेगा तो उसका क्या असर आम पब्लिक पे जाएगा, और क्या उसके आने वाले टाइम में जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा नमित जी, आप एक चीज देखिए ना, राष्ट्रपति को क्या ये बयान देना शोभा देता है? जब किसी देश का राष्ट्रपति यहाँ आया होगा तो क्या उसे कि किसी गली कूचे में घूमने के लिए छोड़ दिया है? नहीं, कि भाई जब तू इस गली में जाके घूम ले, और देख कोई किसी को मारपीट तो नहीं रहा, तू इस गली में घूम ले, तू इस गली में घूम ले। भाई उसको बकायदा सिक्योरिटी के साथ, उसकी खुद की सिक्योरिटी के साथ घूम रहा है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसने कहां देख लिया कि लोगों को दबाया जा रहा है? उसने कहां देख लिया कि आपसी सद्भाव नहीं है हम लोगों में? उसने कहां देख लिया कि हम सब अत्याचार कर रहे हैं? ध्यान है कि जब बराक हुसैन ओबामा अपने आए थे, तो उन्हें ताजमहल घुमाया गया था। और ताजमहल किसने बनाया? बराक हुसैन ओबामा को पता भी होगा शायद। तो यही सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं तो क्या लगता है उन्हें जो दबाया जाता है? भाई हमारे यहाँ ये तो सिर्फ तोड़ने की साजिश है। बस सिर्फ और सिर्फ भारत को किसी तरीके से भी उलझाए रखें, हम किसी तरीके से इनको फंसाए रखें, यही कोशिश करते हैं सारे देश मिलके। और अमेरिका उसका राजा है इन सब चीजों का। जी जी। तो देखिए हम लोग यही बताना चाह रहे थे कि इस तरीके से कभी सीज फायर का कोई फायदा नहीं है जिस तरीके से अमेरिका करवा रहा है। सीज फायर तब है जब दोनों देश आपस में समझौता करते कि हम भविष्य में, निकट भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, तब वो सीज फायर माना जाता। तो ऐसी नौबत नहीं आने दो ना, सीज फायर की नौबत ही तो आने दे रहे हो। दो देशों में लड़ाई होती तब अच्छी लगती है कि भाई एक दूसरे से सीमा का विवाद होता है। देशों में क्या होता है? सीमा का विवाद होता है। तो वो तो तुम निपट नहीं पाते, और तुम आलतू फालतू की बातें जो ये करते रहते हो। जबकि देखो कश्मीर के मुद्दे को लेकर कभी भी इन्होंने भारत की तरफ से बयान नहीं दिया है, कभी भी भारत की तरफदारी नहीं करी है, कभी तरफदारी। जबकि हमको खुली आंखों से दिखता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत की संप्रभुता अखंडता का हिस्सा है वो, लेकिन इन्होंने हमेशा भारत का विरोध करा है उसमें। जी, ये सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा आगे। भारत भी ये चीज समझ गया है, इसलिए भारत ने भी इनका विरोध करा इस युद्ध का। जो इन्होंने हमला करा, भारत ने खुल के विरोध करा उसका, होना भी। और शायद मुझे लगता है आगे भी भारत इसका विरोध करेगा। देखो संजीव जी, ये जो युद्ध हुआ है, लोग बाग ये कह रहे थे, बोले हमने कोरोना देख लिया, हमने नोटबंदी देख ली, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया, तो हमने ये भी देख लिया कि अमेरिका की बादशाहत को भी किसी ने चुनौती दी है। चुनौती दी है, बिल्कुल सही बात है। ईरान एक ऐसा देश है जो उनने उसकी बादशाहत थी अब तक, उसे अमेरिका की, उसे चुनौती दी है। बिल्कुल सही बात है। खैर खत्म तो अभी नहीं हो पाएगी नमित जी, पर खत्म करने ही कहते हैं, हमारे कहावत है पुरानी, चुनौती देना खत्म करना ही है। अगर हमने ये कह दिया कि मैंने रैप्टा मार दिया, आपके हाथ खा लिया, तो समझ लो मार दिया। बिल्कुल। तो ईरान ने अगर हमला कर दिया तो मार दिया उसे। क्योंकि देखिए बताइए, अगर कभी भी बड़ा छोटे के मार दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा बड़े के मार दे तो बहुत बेइज्जती है उसकी। यही बेइज्जती अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आप समझिए बात को मेरी।
तो अमेरिका के जो पता है क्या कह रहे हैं लोग वहां के बैठे हुए जो वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस है, बोले इसने क्या नाम है, ईरान ने वहां के कमांड सेंटर पर 14 मिसाइल दागी थी, बोले 13 तो हमने हवा की हवा में मार दी और एक जो है गलत रास्ते पर जा रही थी तो वो हमने छोड़ दी। अब ये समझिए आप, और जबकि जो स्वायत्त एजेंसियां होती हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस पर काम नहीं करती तो वो बता रही है 6 मिसाइल कतर में जो मिलिट्री बेस है टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट हिट हुई है। समझिए नुकसान तो हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे 2000 का नुकसान हुआ भाई, वहां पे तो हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है, नुकसान इनका भी हुआ, ये भी फंसे हैं और इसी वजह से इन्होंने बैकफुट पे आए हैं और ये सीज फायर का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने इजराइल को दबाव में लिया है कि आपको करना पड़ेगा। जी जी। और दूसरा ये होता है ना, देखो संजीव जी, सबसे बड़ी बात ये, वो भले ही हमला कतर में हुआ है पर अमेरिका का एक कहना है इसके पूरी दुनिया में 750 मिलिट्री बेस है, जिसमें से 19 बेस जो है मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में। तो अमेरिका का मानना ये है हमारा मिलिट्री बेस चाहे किसी भी देश में हो, अगर हमारे मिलिट्री बेस पर हमला होता है तो वो यूएसए पर हमला माना जाएगा। तो क्या ये जो कतर वाला जो हमला है यूएसए पर हमला माना जाएगा? बिल्कुल भाई, अगर अमेरिका की एयरबेस पर हमला हुआ, और वहां पे मैंने बताया ना आपको कि वहां कोई ऐसा नहीं है कि एक आध टुकड़ी है वहां पे उनकी, वहां बहुत पावरफुल उनकी सेना है। तो अगर ये यूएसए पर हमला हुआ है तो सीधी सीधी यूएसए को चुनौती है फिर तो। बिल्कुल चुनौती है, और शायद उसको लग गया कि अगर मैं इससे और लड़ा जी तो देखिए अमेरिका उससे, ऐसा नहीं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका उससे हार जाता या अमेरिका उससे पिट जाता, लेकिन अगर अमेरिका पे एक आध हमला ऐसा हो जाता डायरेक्ट तो अमेरिका कहीं मुंह नहीं दिखा पाता। तो यही चीजों को ध्यान में रख के उसने सब चीज, मुझे लगता है संजीव जी अमेरिका किसी से भी डायरेक्ट युद्ध की स्थिति में नहीं है। अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, क्योंकि बताऊं क्यों, उसकी वजह है, उसको किसी देश से डर नहीं है सिवाय चीन के। उसे इस समय सबसे बड़ा कंप्यूटर अपना चीन दिख रहा है। उसने पहले इतने युद्ध लड़े हैं, उसे पता है कि युद्ध में कितनी हानि होती है। भाई कई सारे युद्धों में जो उसे मुंह की खानी भी पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान में उसने खूब जोर लगाए, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे ही उसे पता है इराक में उसने कितने जोर लगाए, इराक में उसने भले ही सद्दाम हुसैन को मार दिया, सही बात, सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म कर दी, पर वो जो है वो नहीं कर पाया जो चाहता था। सही बात। और वो खामनेई को भी सद्दाम हुसैन बनाने के चक्कर में वो जो उसने तो क्लियर कहा कि रिजीम चेंज करेंगे। हाँ, वो यही वजह है उसकी। वो रजा साहब एलवी का जो है बेटा, प्रिंस ऑफ ईरान जो कहता अपने आप को, तो ये उसको बिठाने के चक्कर में है। तो देखिए अब ऐसा संभव नहीं है, और इसी चीज को देख के शायद उन्होंने सीसा करा। मुझे लगता है शायद सारी दुनिया जान चुकी है अमेरिका के खोखले दावों को, और अब वो इस चीज को उठा कर रख दें कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो शांति के दूत नहीं है, अशांति के दूत हैं। वो पूरे देश में अशांति फैलाए हुए हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ से हो, चाहे वो उनके अप्रवासी बिल को लेके हो, चाहे वो उनके किसी और चीज को लेके हो, या उनकी खुद की कंपनी को धमकाने को लेके हो, जैसे उन्होंने एप्पल को धमकाया। तो ये सारी चीजें उनकी अब नहीं चलने वाली हैं। उनका समय वो ऐसे ही काटेंगे, जो भी उनका समय रह गया है वो ऐसे निपटाएंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है। उसके बाद वो आदमी मुझे कहीं दिखाई भी नहीं देगा, उन्होंने बिजनेस सेटल कर लिया। अमेरिका में तीसरी बार प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, 2 ही बार बन सकता है बस, लगातार बने या मतलब बीच में बने, 2 बार बन सकता है। अब उन्हें पता है मुझे अगली बार तो आना ही नहीं है ना, बस सही बात है। तो अपने बिजनेस सेटल कर लिया उन्होंने, सब देशों से पैसा अपने जो मीम्स कॉइन उसमें डलवा लिए हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से भी ले लिया है, बेचारे गरीब देश से भी चंदा ले लिया है, जिसको लोग देते हैं उससे ले लिया है। भाई गरीब देश से ले लिया, दूसरा उन्होंने कतर से कितने 100 करोड़ का एयरप्लेन लिया है, बताइए, सोचिए। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है शायद आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें हमारी, और हम लोग जो समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि ये युद्ध इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि हम लोग ये नहीं समझा पा रहे थे, आप लोगों को आप समझ नहीं पा रहे शायद कि हमारा रुख किस तरफ है, हमारे देश का रुख किस तरफ है। देखिए हमारे देश जो है, हमारा देश ना ईरान के साथ है, ना इजराइल के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। हमारा देश सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ है जी। हमारा देश हमेशा चाहता है कि सब देशों में शांति बनी रहे। हम इजराइल से भी व्यापार करते हैं, हम ईरान से भी करते हैं, हम अमेरिका से भी करते हैं। मेरा मानना तो यह है, अगर नोबेल का पीस प्राइज किसी को मिलना चाहिए तो हमारे ही देश के लीडर को मिलना चाहिए। सरकार को, या हमारे मैं ये नहीं कहता कि वो मोदी जी को मिले, भारत को मिल जाए, भारत के नाम से मिल जाए। अगर मान लो किसी को इससे आपत्ति है कि भी मोदी जी को मिले, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं भारत को मिलना चाहिए। क्योंकि भारत ने देखिए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो,
भारत ने हमेशा शांति सद्भाव बनाने की कोशिश हाँ, करी है क्योंकि शुरू भारत से ही, ने हमेशा ही उन देशों का वो जो है समर्थन किया है जो शांति शांति बनाए रखते हैं। या शांति के पक्ष में है। देखिए भारत, आप समझिए कि रूस भारत का कितना कट्टर दोस्त है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध चला तो भारत ने भी खुल के समर्थन रूस का नहीं करा। जी। क्यों नहीं करा? क्योंकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ, भारत अशांति के खिलाफ है। भारत शांति का प्रतीक है, शांति का समर्थक है। तो यही सारी चीजें हैं जो भारत को हमेशा अलग बनाती है इन देशों से। भारत कभी भी किसी भी देश पे पहले हमला नहीं करता, कभी भी किसी की अखंडता से खिलवाड़ नहीं करता। भारत हमेशा चाहता है कि सब देशों की शांति, अखंडता, संप्रभुता बनी रहे और सब लोगों में सद्भाव रहे, आपसी एकता रहे। यही चीजें हैं हमारे देश की, और यही चीज हमारे देश से सबसे अलग करती है। मुझे लगता है शायद जो मैसेज हम आप लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं आप तक पहुंचा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बना के रखें, जैसा प्यार आपने, मुझे लगता है शायद 1-2 महीने से बहुत ज्यादा प्यार आप लोग हम लोगों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी आपसे मिले बगैर पर डे नहीं रह पा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए पर डे एक नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई टॉपिक पे लाके कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इजराइल युद्ध चल रहा था, इसलिए हम लोग लगातार इजराइल बना रहे थे, लेकिन हमारी कोशिश है आपके लिए कैसे ना कैसे शेयर मार्केट में आपको अपडेट करते रहें, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो यही सारी चीजें हैं। नमित जी को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बस मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने दर्शकों को, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।